Hello 11th class. हाँ जी students, so we are doing your unit 4, that is the chemical bonding and molecular structure. Okay, and we had done your previous topic is hybridization. Today we have to start with your next topic, that is a very important concept, that is coordinate or dative bond. Okay, so देखो एक बार ध्यान से, जब हमने जो चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग हमने की थी तो वहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि हाउ डू एटम कंबाइन, एटम्स आपका कॉम्बिनेशन किस तरह से शो करते हैं। तो वहीं पे हमने आपके पास कॉम्बिनेशन के 3 मेन टाइप्स आपने पढ़े थे कि फर्स्ट आपके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। वहीं पे हमने एक कंसेप्ट किया था कि आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है। तो वो कंसेप्ट है जो हमने यहाँ पे आपका क्लियर करना है, ठीक है। परकिंस ने 1921 में ये पॉसिबिलिटी जो है एटम के कॉम्बिनेशन की, ये हमें सुजेस्ट की थी, ठीक है। उन्होंने हमें बताया था कि आपके पास क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, शेयर करते हैं किसी ऐसे एटम के साथ जिनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं कि वहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है बिटवीन टू एटम्स शेयर्ड बाय वन, ठीक है। एक जो एटम है वो शेयर करता है विद द अदर एटम, ठीक है। तो जो एटम आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, एक तरह से शेयर कर रहा है, उसको तो आप बोलते हो डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक तरह से एक्सेप्ट कर रहा है उसको आप क्या बोलते हो, एक्सेप्टर बोलते हो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। बॉन्ड फॉर्मेशन जो आपके पास है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो यही आपके पास कंसेप्ट है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड है वो क्या होता है, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर या यू कैन से लॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय द बोथ एटम। डोनेट एक करता है लेकिन शेयरिंग दोनों के बीच में होती है, सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ताकि जो दोनों के ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और उस टाइप का जो बॉन्ड बनता है उसको आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि जो आपके पास शेयरिंग होती है, जो एटम आपका शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, उसको आप क्या बोलते हो, डोनर। और जो दूसरा एटम होता है वो क्या होता है, एक तरह से एक्सेप्टर, ठीक है। एंड जो डेटिव बॉन्ड है वो हम शो कैसे करते हैं, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, आपके पास जो डायरेक्शन होती है एरो से हम शो करते हैं। डायरेक्शन जो होती है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है विद BF3, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी, डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहती है, डोनर टू द एक्सेप्टर। तो इस चीज़ को याद रखना। ये जो आपके पास बॉन्ड है इसमें थोड़ा सा आपके पास क्या होता है, पोलर कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से इसको आप क्या बोलते हो, सेमी पोलर या डेटिव या यू कैन से द कोआयनिक बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब इसको स्टडी करने के लिए, इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट करने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि जैसे आपके पास कॉम्बिनेशन होता है अमोनिया का विद बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। अब देखो इन केस ऑफ अमोनिया हम देखते हैं कि अमोनिया के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंसी होती है इसकी। तो 3 तो इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हाइड्रोजन एटम के साथ, एक इस पे क्या बचा है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही हम मूव करते हैं कि जो आपके पास BF3 है उसने, बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं फ्लोरीन के साथ। अब बोरोन है, ये ऑक्टेट रूल की रूल की लिमिटेशन जो थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो BF3 है वो स्टेबल कंपाउंड है, बट फिर भी वो अपने जो ऑक्टेट रूल है उसको फॉलो नहीं करता। तो आपके पास क्या है, बोरोन के जो टोटल ऑक्टेट यू कैन से, जो आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है BF3 मॉलिक्यूल के, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6 होने कितने चाहिए, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपके पास क्या होता है, जो मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास जो लॉन पेयर है वो अवेलेबल रहता है, वो शेयरिंग करता है किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जिसको आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट हो, जैसे BF3 को है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है BF3 को आप क्या बोलोगे भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट है, मीन्स ये क्या हुआ,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हुआ, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास NH3 है वो आपके पास क्या हुआ, उसके पास तो लॉन पेयर अवेलेबल है, तो मीन्स वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हुई, इलेक्ट्रॉन रिच आपके पास मॉलिक्यूल हुआ। ये जब डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन BF3 के साथ, डोनेट नहीं करता, शेयरिंग करता है। जो शेयरिंग आपके पास हुई उससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई उसको आप क्या बोल देते हो, कोऑर्डिनेट या डेटिव। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे सेम केस आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, डिफरेंट एग्जांपल आपके दिए हुए हैं। आप एग्जांपल ज़्यादा एग्जांपल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग के लिए 1-2 एग्जांपल मोर देन सफिशिएंट होता है। चीज़ों को समझो, ना कि एग्जांपल को रटना है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। जो मेन कंसेप्ट आपके पास आता है वो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। देखो भाई, नाइट्रोजन है, उसके पास तो लॉन पेयर अवेलेबल है, तो मीन्स क्या है, उसके पास तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। वो किस एटम के साथ, किस मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग से बनता है जब फुली फिल्ड ऑर्बिटल जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ ओवरलैप करे, विद द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। कैसे होता है वो आप एक एग्जांपल से आप देखो। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनिया है NH3, वेल एंड गुड, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पढ़ चुके हैं। H पॉजिटिव के साथ कॉम्बिनेशन करेगा। H पॉजिटिव मीन्स हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, आयन बना लिया उसने, मीन्स वो भी इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो H पॉजिटिव के पास क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, S ऑर्बिटल एम्प्टी होगा। अब यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फुली फिल्ड है, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है। जब इन दोनों का फुली फिल्ड एंड एम्प्टी का आपस में कॉम्बिनेशन होगा ना, ओवरलैप होगा, तब वहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तब वहाँ पे आपका क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये सप्लीमेंट टू योर नॉलेज, इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लिया करो बेटा, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में भी यहाँ से क्वेश्चन उठा देते हैं। इसने कहा है कि डाइपोल मोमेंट जो CO मॉलिक्यूल होती है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, क्योंकि वहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। H2O2 मॉलिक्यूल, इसका ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये तो आप कंप्लीट डिस्क्राइब करोगे जब आप 9th यूनिट 9 चैप्टर हाइड्रोजन पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपने सारी चीज़ें ये डिस्कस करनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक तरह से पढ़ लिया करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं ये। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने आपका स्टार्ट करना है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रेजोनेंस। देखो आपके पास हम क्या बोलते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके पास ऐसे होते हैं जिसमें हमने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया, ल्यूइस स्ट्रक्चर हमने बना दिए, बट एक स्ट्रक्चर जो कंप्लीटली मॉलिक्यूल होता है उसकी हर एक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, आपने ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया कि एक तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में, दूसरे ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हम पढ़ के आए हैं भाई डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, मीन्स बॉन्ड लेंथ में फ़र्क हो गया। बट एक्सपेरिमेंटली डाटा हमें क्या बोलता है कि ओजोन में जो दो बॉन्ड होते हैं ना आपके पास, दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये स्ट्रक्चर हमने ये ड्रॉ कर रखा है, तो मीन्स ये क्या है, ये तो एक्सप्लेन करता ही नहीं है मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को। वहाँ से आपका कंसेप्ट अराइज हुआ रेजोनेंस। एक चीज़ याद रखना, ये रेजोनेंस का जो फिनोमिना है, जो हम रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो सिर्फ इमेजिनरी है, ठीक है, उस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे आप देखो, अब मैंने क्या बताया कि ये तो एक्सप्लेन करता ही नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें जो सिंगल स्ट्रक्चर होता है ना, वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं करता। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम ये सोचते हैं कि जो वो मॉलिक्यूल है उसके पास तो आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। क्यों हमने हमारे माइंड में ये चीज़ आई, हमारे माइंड में इसलिए आई ताकि जो मॉलिक्यूल है उसकी हर एक प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन की ना शेयरिंग कर दी, इलेक्ट्रॉन की एक तरह से मूवमेंट दिखा दी। जैसे ये था आपके पास, ये स्ट्रक्चर था,
यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव कर जाते हैं एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड से दूसरे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड पे। क्यों मूव किए? ताकि जो आपके पास यहाँ पे जो यू कैन से कि जो आपके पास एक इन बिटवीन स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें जो बॉन्ड लेंथ है ताकि क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। मीन्स जो मॉलिक्यूल है उसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड रहे ना कोई सिंगल बॉन्ड रहे, वो सारे के सारे जो दोनों के दोनों बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डाटा तो हमें यही शो करता है ना कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो जो ये फिनोमिना है जहाँ पे हमने मूवमेंट दिखाई है पाई इलेक्ट्रॉन की, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस फिनोमिना को हमने उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है। एंड जो ये स्ट्रक्चर दो हमने दिखा रखे हैं डबल साइडेड एरो से हम रेजोनेंस दिखाते हैं, तो ये इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर आपने दिखा रखा है जिसमें बॉन्ड लेंथ इक्वल है, इसको आप बोलोगे रेजोनेंस हाइब्रिड, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड आपके पास क्या होता है, ये इमेजिनरी नहीं होता, ये एक्चुअल फॉर्म होती है। एंड जो ये स्ट्रक्चर हम शो करते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये आपके पास क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है। तो एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें क्या बोला हुआ है, इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो सिंगल होता है कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। यस, हमने ये चीज़ देख ली है। द मॉलिक्यूल इज सपोज टू हैव मैनी स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर बहुत सारे हो सकते हैं, ईच ऑफ विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। उसमें से हर एक मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, बट नन ऑफ एक्सप्लेन द ऑल प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है, जो दोनों जो आपके पास जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड। मैंने बता दिया है इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, दिस वन। ठीक है। और जो डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आप शो करते हो जिसको आप डबल साइडेड एरो से दिखाते हो, वो आपके पास क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या यू कैन से द कैनोनिकल फॉर्म्स। और जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस। ठीक है। ये थ्योरेटिकल डाटा वही बताया है मैंने, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती है, इस चीज़ को याद रखना। अब रिप्रेजेंटेशन जो आपके पास है वो आप हमें क्या शो करती है कि ओजोन में एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ठीक है। जो फॉर्म क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, जिसके पास क्या होती है, दोनों के दोनों जो बॉन्ड होती है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। एंड जो आपके पास रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है जो इंटरमीडिएट होता है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ओजोन के केस में। ठीक है। ये आपका शो किया हुआ है कि आप डबल साइडेड एरो से दिखाते हो, एंड जब आप रेजोनेटिंग हाइब्रिड दिखाते हो तो आप ट्रिपल, ऐसे जो साइन है, डेजिग्नेशन है, वो आपने ऐसे दिखाना है, जस्ट लाइक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। ऐसे आप शो करते हो कि इन दोनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ये होता है। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इमेजिनरी होते हैं, आर्बिट्रेरी होते हैं, फिजिकल रियलिटी नहीं होती। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी स्ट्रक्चर को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लें, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, तो ये रेजोनेंस होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट रूल आपके पास क्या है कि आप ऐसा आपने क्या रखना है कि जब आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, तो एटम्स की जो पोजीशन है वो सेम रखनी है। एटम्स की पोजीशन कैसे, कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक एटम में तो लाइक हाइड्रोजन आपने लेफ्ट पे लगा दिया, दूसरे में आपने जो हाइड्रोजन है वो राइट पे लगा दिया, इट कांट बी पॉसिबल। सिर्फ आपने क्या करना है, डिफरेंट किसकी पोजीशन में आएगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में आएगा, ना कि एटम्स की पोजीशन में। ठीक है। फर्स्ट रूल हमें ये बोलता है। सेकेंड रूल हमें क्या बोलता है कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ना, उसमें हर किसी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेम होने चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे ओजोन ऑक्सीजन पे आप 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दो, दूसरे में आप 1 दिखाओ, इट कांट बी पॉसिबल। ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा होता है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका आना चाहिए, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे इसमें शो किया हुआ है। पॉजिटिव इस पे। लेकिन यदि आप ऐसा करते हो,
हाइड्रोजन पे आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, नेगेटिव लगा दिया, फ्लोरीन पे पॉजिटिव लगा दिया, तो ये स्ट्रक्चर आपका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में आपके पास इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, जो रेजोनेंस के लिए आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, इसको आपने ट्राई करना है। कोई भी समझ नहीं आता तो मेरे को मैसेज कर। ठीक है, उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है बेंजीन के, ये तो आप पढ़ोगे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैक्यूल स्ट्रक्चर, लेकिन बेंजीन के आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, दीवार स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास दिखाए हुए हैं, तो इसको आपने ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका आता है वो आपका आता है रेजोनेंस एनर्जी का। रेजोनेंस एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? अब देखो मैंने क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू देम। तो मीन्स क्या हुआ, इनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा तभी तो स्टेबिलिटी में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यही आपके पास कंसेप्ट होता है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द डिफरेंस होता है किसके बीच में, रेजोनेंस हाइब्रिड और जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है उनकी एनर्जी का डिफरेंस आपके पास क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी। डायग्रामेटिकली यदि आप शो करो ग्राफ से, तो दिस इज एनर्जी, ये यदि रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है तो ये आपके पास किसकी एनर्जी होगी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की या कैनोनिकल फॉर्म की। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हो। अब यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक अराइज होती हैं रेजोनेंस की। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी होते हैं, रियल एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता, सिर्फ क्या रियल होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, जब भी रेजोनेंस होता है, जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, सब की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी लो होती है, इसका मीनिंग इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। जिसकी एनर्जी लो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, तो ये पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। उसके बाद ये चीज़ याद रखना, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी ना मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड एक मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ना उतना ही जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। ये आपके पास बोला हुआ है, ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि भाई जो बार बार बता चुकी हूँ मैं कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपके पास रियल नहीं होते, उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने याद रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका आता है वो एमओ थ्योरी का आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, तो ये हम नेक्स्ट कल करेंगे। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू।